हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वारी यूट्यूब चैनल। और ये विज्ञान का लेक्चर नंबर 43 है। अभी तक हम टोटल 42 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और हर लेक्चर में हम टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एमपी पुलिस 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी जो विज्ञान की बुक है उस बेस पर आधारित है। मतलब इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है, क्योंकि अभी जो पेपर चल रहा है ये पेपर आ रहे हैं आज के समय में पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस आ रहा है। ठीक है, और इस 30 क्वेश्चन में यदि आपके 25 प्लस क्वेश्चन अगर आपसे बन पाते, इसका मतलब ये समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का हो जाएगा 1252 नंबर का, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन हम पिछले लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं। और जिन लोगों ने वह लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उन्हें भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। मतलब अगर आप इतने लेक्चर कर लेते हैं तो एनसीईआरटी अगर ना भी पढ़ो तो भी चलता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा इस लेक्चर का कि नाइट्रोजन की ओर आयनीकरण क्षमता खालिस्तान के लिए के लिए कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है। मतलब देखो, ये बात कर रहा है कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है, ऐसा कुछ बोला है ना। सिंपल सा अगर मतलब निकाले तो नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है। तो कारण क्यों अधिक होती है यह हमें बताना है। तो यहाँ चारों ऑप्शन अगर आप पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा कि आधे भरे पी ऑर्बिटल की अतिरिक्त स्थिरता के कारण। ठीक है, तो मैं यहाँ समझाने की अगर कोशिश करूँ तो आप नाइट्रोजन ये हुआ और ये हुआ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 7, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये कितना जाएगा, 2 आएगा। फिर उसके बाद कितना जाएगा, 5, 5 और 2 7। ठीक है, मतलब एस ऑर्बिटल में 2 आएंगे और पी ब्लॉक में कितने आ जाएंगे, 5। उसी प्रकार जब आप इसे भरोगे तो एस ब्लॉक में 2 और पी ब्लॉक में कितने आ जाएंगे, 6। अब पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो जहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अभी आने कितने हैं, 3 और बाकी आने, तब जाकर इसकी जो संयोजकता पूरी होगी और इसमें कितने में हो जाएगी, 2 में हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है इसका जो पी ऑर्बिटल है वो अतिरिक्त खाली है। ठीक है, अतिरिक्त स्थिरता खाली है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। और अगर आप चाह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में हम देखें नाइट्रोजन को तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है। यहाँ पर आप इसे देख पा रहे होंगे। और जस्ट नाइट्रोजन के साइड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो आप इन्हें भी याद कर लो। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मथ होता है। वैसे यहाँ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना, और जितने ज़्यादा बार पढ़ोगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1253 नंबर का कि जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है ये हमसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 इंटू, यहाँ पर ये छापने में दिक्कत हो गई तो 5H2O होता है। ठीक है, किसका, कॉपर सल्फेट का। और कॉपर सल्फेट को एक और नाम से जानते हैं, नीला थोता। ये भी आपको याद रखना है कि नीला थोता मतलब क्या होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, ये आप याद रखोगे। एक होता है सफ़ेद तोता। ठीक है, सफ़ेद तोता जो होता है वो होता है ZnSO4 इंटू 7H2O। ठीक है, 7H2O ये होता है सफ़ेद तोता। और एक होता है हरा कशिश। ठीक है, जिसको हरा तोता हम बोलते हैं, तो वो होता है FeSO4। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मतलब Cu अगर लगे तो कौन सा तोता हो जाएगा, नीला। Fe लगे तो हरा, और Zn लगे तो सफ़ेद तोता होगा, या कशिश जिनको हम बोले। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है ये हमसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पर राइट आंसर। CaOH होल ट्वाइस, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, मतलब CaOH होल ट्वाइस को ही बुझा हुआ चूना कहा जाता है। फॉर्मूला आपको याद रखना ही है, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, और ये बनता किससे है, तो ये बनता है कली चूना से। आपने नाम सुना होगा कली चूना, या जिसको हम बोलते हैं CaO, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। जब इसकी जल से क्रिया कराते हैं H2O से तो बनता क्या है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और इसी अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अगर हम क्लोरीन से करा दे तो विरंजक चूर्ण बनेगा, जिसका फार्मूला है विरंजक चूर्ण, या हम ये बोल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फार्मूला हो जाएगा CaOCl2। तो याद रखिएगा, सबसे पहले CaO था बिना बुझा चूना, जब इसमें पानी से क्रिया कराई तो बुझा हुआ चूना बना, मतलब CaOH होता है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं। और जब इसकी क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ बनता है ये ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फार्मूला हो जाएगा CaOCl2। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 1255 नंबर का, कि ठोस, द्रव और गैस में विसरण होता है, मतलब ठोस में भी विसरण होता है, द्रव में भी और गैस में विसरण होता है। विसरण से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, कि गैस के विसरण की दर द्रव और ठोस की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। मतलब गैस के विसरण की दर क्या होती है, द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है। आपने देखा होगा कि आपके घर में मान लो कि एक टंकी में पानी रखा है, एक टंकी में मान लो आटा रखा हुआ है और एक टंकी में गैस रखी हुई है, ठीक है। और अगर आप तीनों के ढक्कन खोलोगे तो सबसे पहले बाहर कौन आएगा, गैस बाहर आएगी, मतलब गैस के विसरण की दर क्या हो गई, अधिक हो गई। उसके बाद पानी बाहर आएगा और जो आटा रखा हुआ है बाहर नहीं आएगा। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि सबसे अधिक विसरण की दर होती है द्रव किसकी, गैस की, उसके बाद द्रव की, और उसके बाद ठोस की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1256 नंबर का, कि 5 किलो वाट, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे 5 किलो वाट। तो 5 किलो वाट बराबर से कितना होता है, तो हम इतना जानते हैं कि 1 किलो बराबर से कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस किलो की जगह अगर हम डायरेक्ट किसका गुणा कर दे, 5 गुणा 1000 का गुणा कर दे, तो किस में कन्वर्ट होगा, वाट में कन्वर्ट होगा। तो कितना हो जाएगा, 5000 वाट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर क्या, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर होगा 1257 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 है। देखो 2, 8 और 3 है, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10th क्लास की बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा ये। तो अगर इन सबको जोड़ोगे तो आएगा कितना, 13 आएगा। और 13 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब प्रोटॉन भी कितने थे होंगे, 13 थे होंगे। और 13 अगर प्रोटॉन है तो 13 परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 13। और अगर 13 प्रोटॉन है, इसका मतलब कि परमाणु क्रमांक भी 13 होगा। और 13 परमाणु क्रमांक होता किसका है, एल्यूमिनियम का। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। मतलब देखो 2 + 8 + 3 करोगे तो आर कितना है, 13। और ये 13 मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है टोटल, उतना ही परमाणु होते हैं, और उतने परमाणु होते हैं मतलब उनका परमाणु क्रमांक होता है। तो 13 परमाणु क्रमांक होता है एल्यूमिनियम। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कितना, 2, 8 और 3। अगर आप एल्यूमिनियम को ध्यान से देखोगे तो वो यहाँ पर है, ठीक है, किसके नीचे, बोरान के नीचे। तो यहाँ बोरान आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर गैलियम, इंडियम और थेलियम आता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक आप याद रखोगे, बोरान का 5, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31 और इंडियम का 49 और थेलियम का जाएगा कितना, 81, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1258, की खालिस्तान हड्डियों को जोड़ता है। तो हम ये जानते हैं कि हड्डियों को कौन जोड़ता है, तो हड्डियों को जोड़ता है स्नायु बंध। मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या राइट आंसर। और स्नायु बंध को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसे कहा जाता है लिगामेंट। क्या कहा जाता है, लिगामेंट। स्नायु बंध को ही लिगामेंट कहा जाता है। और लिगामेंट क्या करता है, तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो क्वेश्चन यही था कि खालिस्तान हड्डियों को जोड़ता है तो कौन जोड़ता है, लिगामेंट। और लिगामेंट को हिंदी में कहा जाता है क्या, स्नायु बंध। और एक नाम और आपने सुना होगा, एक होता है लिगामेंट, एक पटेला सुना होगा, ठीक है। तो पटेला जो घुटने की हड्डी होती है उसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1259 नंबर का, कि यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ा दें, ठीक है, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्रफल को बढ़ा दें तो उसका दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या होगा। तो हम इतना जानते हैं कि जो दाब बराबर से, ठीक है, दाब बराबर से होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो हम देखो क्षेत्रफल का मान अगर बढ़ा दे, क्षेत्रफल का मान अगर बढ़ा दे तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, कम हो जाएगा। कि हमसे क्वेश्चन ही नहीं बोला है कि यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्रफल को बढ़ा दे, ठीक है, तो दाब क्या हो जाएगा, प्रति इकाई कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर। और ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा कि दाब बराबर से बल बटे क्षेत्रफल होता है, और मात्रा क्या हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1260 नंबर का, कि हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है, ठीक है। तो देखो हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति, मतलब जब ऑक्सीजन की डिमांड अधिक हो जाती है, जब हम रनिंग करते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं तब, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है, ठीक है, एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है कि मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन की अधिकता होती है तो उसकी पूर्ति करने में सहयोग करता है एड्रेनालिन हार्मोन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। तो कभी क्वेश्चन ऐसा बने कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, तो एक थायरॉक्सिन हार्मोन और एड्रेनालिन हार्मोन दोनों संयुक्त रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। और 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा कि अगर अम्लीय गति, ठीक है, अम्लीयता अधिक हो जाए हमारे शरीर में तो हृदय गति बढ़ती है, ठीक है,
अगर अम्लीयता अधिक हो जाए हमारे शरीर में तो हृदय गति बढ़ती है, और अगर क्षारीयता अधिक हो जाए शरीर में तो हृदय की गति कम हो जाती है। और हृदय की गति को किससे मापा जाता है, रक्तदाब को, तो स्पेग्नो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। फाइनली इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 था राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1261 नंबर का कि हवा में ध्वनि की तरंग होती है, ठीक है। जो हवा में ध्वनि की तरंग किस प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर। क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है। तो जो हवा है उसमें ध्वनि की तरंगें अनुदैर्घ्य होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1262 हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है। मतलब ये इस प्रकार का पीरियोडिक टेबल होता है, और इस पीरियोडिक टेबल में एक लौती बाईं ओर मतलब इस ओर उपस्थित एकलौती अधातु कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ रहता क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या है, एक अधातु है। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, राइट आंसर। कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो बाईं ओर उपस्थित एकलौती अधातु कौन सी है, तो हाइड्रोजन होगी। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, और परमाणु भार भी कितना है, 1 होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और हाइड्रोजन की खोज कौन ने करी थी, तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ये आपको याद रखना है। चाहो तो इस पीरियोडिक टेबल को देख लो, तो यहाँ देखोगे तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है। परमाणु क्रमांक 1 है, और परमाणु भार भी कितना होगा, 1 होगा। और ये अधातु के अंतर्गत आता है, परंतु ये नीचे की जो धातु दे रखी है तो हम इनको बोलते हैं क्षारीय धातु। किसको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनको बोलते हैं क्षारीय धातु। और यहीं पर अगर आप देखोगे ये सेकेंड वाला, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं किसको, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। अगला क्वेश्चन है 1263 नंबर का कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस रसायन समीकरण पर लागू होता है, ठीक है। जो 4 समीकरण दे रखे हैं इनमें से जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है वो किस पर लागू होता है, तो इसको आपको डायरेक्ट ही याद रखना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर। कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है इसके मिश्रण पर लागू होता है किसका, डाल्टन का आंशिक दाब नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1264 नंबर का कि आधुनिक आवर्त सारणी में खालिस्तान उपधातुएं होती है। तो हम ये काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में इसमें टोटल कितनी उपधातुएं होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर क्या, राइट आंसर। कितनी, 7 उपधातुएं होती है। और अगर मैं पीरियोडिक टेबल में आपको बताऊं तो यहाँ पर है ये उपधातु, ठीक है। कौन सी, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और ये एस्टाटीन, ठीक है। तो ये सब के सब जो आपको दिख रही होगी कितनी, टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सातों के सातों उपधातु है। कौन सी, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एस्टाटीन। एक चीज़ और भी याद रखना है कि ये इसे हम जिगजैग लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है, या इसको जिगजैग लाइन के नाम से जानते हैं। और इसके जो लेफ्ट में होती है ये होती है अधातु होती है, और इसके जो राइट में होती है वो जो लेफ्ट में होती है वो धातु होती है, सॉरी, है ना। जो इस जिगजैग लाइन के है, इधर लेफ्ट में बात करेंगे तो यहाँ पर होती है धातु, और अगर राइट में बात करेंगे तो यहाँ होती है अधातु। तो याद रखना है, इधर जितनी भी ये दिख रही है सबके सब धातु है, और इधर जो दिख रही है वो सबके सब अधातु है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 1265 नंबर का कि प्रोस्टेट ग्रंथि में होने वाला स्त्राव खालिस्तान में प्रवेश करता है। तो आप जानते होंगे जो पुरुषों में पाई जाती है स्पेशली प्रोस्टेट ग्रंथि, और इसमें जो स्त्राव होता है वो किस में प्रवेश करता है, तो पहला ऑप्शन है वृषण, पहला ऑप्शन है वक, सेकंड ऑप्शन है वृषण, थर्ड ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मूत्र मार्ग। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर कि प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्त्राव किस में प्रवेश करता है, तो मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 1266 नंबर का कि प्रोटॉन में खालिस्तान धनात्मक आवेश होता है। तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से प्रोटॉन में कितना धनात्मक आवेश होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। कि जो प्रोटॉन में आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है किसमें, प्रोटॉन में। इतना आपको याद रखना है। और प्रोटॉन का अगर द्रव्यमान पूछ ले जाइए, प्रोटॉन पर क्या होगा, आवेश होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन पर का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.672। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है, केजी होता है किसका, द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी प्रोटॉन का द्रव्यमान,
ठीक है, दो चीज़ें याद रख लोगे। एक और याद रख लो कि जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, पर न्यूट्रॉन जो है इसका द्रव्यमान होता है सेम, ठीक है, 1.675 होता है वैसे, इंटू 10⁻20⁻27 kg किसका, न्यूट्रॉन का। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 1267 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के तृतीयक नियम से संबंधित है। और ये तृतीय नियम का जो उदाहरण है ये बहुत सिंपल होता है और सभी को पता भी होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा कि रॉकेट का लॉन्च होना गति के थर्ड लॉ या तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1268 नंबर का, कि जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। ठीक है, तो जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आप पढ़ लोगे तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर कि हाइड्रोफोबिक। ठीक है, क्या कहा जाएगा, हाइड्रोफोबिक कहा जाएगा कि जलीय अणुओं द्वारा जो प्रतिकर्षित होगा उस समूह को हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1269 नंबर का, कि यदि बल F त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान m का सूत्र होगा। तो हम इतना जानते हैं कि F बराबर से क्या होता है, ma होता है। तो m बराबर से होगा ये पूछा है, तो a का अगर आप पक्षांतर करोगे तो F अपॉन क्या हो जाएगा, a बराबर से m का मान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा कि यदि हमें बल, द्रव्यमान और त्वरण दिया है और द्रव्यमान का मान पूछा मतलब m का मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा, F अपॉन a होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो देखो कौन सा समीकरण नहीं है समान त्वरित का, ये हमसे पूछा गया है। तो आप देखोगे v बराबर से u प्लस ए टी गति का प्रथम नियम है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर से 2as, ये भी गति का कौन सा नियम हो जाएगा, तृतीय नियम हो जाएगा। और s बराबर से यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, तो द्वितीय नियम, सॉरी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर से 2as, ये गति का द्वितीय नियम हो जाएगा। और s बराबर से यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा तृतीय नियम। तो यहाँ पर समान त्वरित समीकरण नहीं है पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, कि आप खुद जानते हैं ये गति के समीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर। ये और याद रख लीजिएगा, ये जो पहला समीकरण है ये वेग और समय में संबंध बताता है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि वेग और समय में संबंध कौन बताता है, तो गति का प्रथम नियम। ये अगर आप देखोगे तो ये गति का द्वितीय नियम है जो कि वेग और विस्थापन में समय बताता है। ठीक है, वेग और विस्थापन में समय बताता है गति का द्वितीय नियम। और ये गति का तृतीय नियम है जो कि विस्थापन और समय में संबंध बताता है। तो याद रख लिया होगा, फर्स्ट समीकरण है वेग और समय में संबंध बताता है, द्वितीय नियम वेग और विस्थापन में समय बताता है, और थर्ड नियम विस्थापन और समय में संबंध बताता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है। तो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक की बात कर रहे हैं, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर, क्या हो जाएगा, चांदी। चांदी मतलब क्या होता है, ठीक है, सिल्वर, जिसको हम एजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर। और पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये चांदी आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है, ये सिल्वर दिख रहा होगा। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक स्पेशली आपको याद रखना है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो 47 होगा किसका, सिल्वर का, और फॉर्मूला उसका एजी होता है। और इस ग्रुप में क्या क्या आते हैं ये भी याद रख लो, कि सिल्वर है, सॉरी कॉपर है, कॉपर के नीचे सिल्वर है, और सिल्वर के नीचे क्या है, गोल्ड है। तो इनके परमाणु क्रमांक स्पेशली याद रखिएगा, 47 है सिल्वर का और 79 है गोल्ड का। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एक ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई होगी। ठीक है, तो हम इतना जानते हैं कि किलो वाट आवर होती है हमारे जो ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, क्या होती है, किलो वाट आवर। और किलो वाट आवर कितना है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। देखो किलो वाट आवर ये ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई होगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1273 नंबर का, कि इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु खालिस्तान सह बंधे होते हैं। ठीक है, तो इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु स्वतः बंधे होते हैं। तो देखो इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु कैसे बंधे होते हैं ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, कितने, 4 परमाणु। तो देखो प्रत्येक कार्बन परमाणु चार परमाणु से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1274 नंबर का, कि परिवर्तनीय संयोजकता खालिस्तान द्वारा प्रदर्शित की जाती है।
ठीक है। तो परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। संक्रमण तत्व होते हैं उनकी परिवर्तनीय संयोजकता होती है। और जो ये संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, ये अगर हम बात करें तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के इस पीरियोडिक टेबल में जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और ये सब के सब परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, मतलब इनकी कोई निश्चित संयोजकता नहीं होती है, ठीक है। निश्चित संयोजकता ना होते हुए ये अपनी संयोजकता बदलते रहते हैं, संक्रमण तत्व, और इन्हें ही डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1275 नंबर का कि खालिस्तान प्रजनन के लिए समान नहीं है, ठीक है। तो खालिस्तान प्रजनन के लिए समान नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। जो पुनर्जनन प्रजनन के लिए समान नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1276 नंबर का कि खालिस्तान विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है, ठीक है। जो चार ऑप्शन है इनमें से ऐसा कौन सा नियम है जो हमें बताता है कि जो विकास का सिद्धांत कैसे जीवन के सरल से अधिक जटिल के रूप में विस्तृत हुआ है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा क्या राइट आंसर, डार्विन, ठीक है। तो डार्विन का विकास का सिद्धांत हमें ऐसा बताता है कि जो जीवन है वो सरल से अधिक जटिल के रूप से विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन है 1277 नंबर का कि धरती की सतह पर मापे जाने पर, ठीक है, धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है और चंद्रमा की सतह पर वजन कितना होगा। तो देखो पृथ्वी की सतह पर 60 है, तो चंद्रमा की सतह पर 1/6 हो जाएगा, मतलब कितना 10 न्यूटन की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1278 नंबर का कि खालिस्तान में मांसपेशियों के लिए लयबद्ध संकुचन के लिए परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, ठीक है। तो खालिस्तान में मांसपेशियों के लिए लयबद्ध संकुचन के लिए परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है राइट आंसर, गर्भाशय, ठीक है। तो गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन से बच्चा पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1279 की पानी का क्वथनांक कितना होता है, मतलब क्वथनांक कितने ताप पर पानी उबलता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। और पानी के हिमांक की अगर हम बात करते हैं तो कितना आता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1280 नंबर का कि खालिस्तान ऊतक के लिए प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, ठीक है। तो जो एपिथीलियम है, तो एपिथीलियम ऊतक के लिए प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।